वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जो कि है सफीज एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये केमिकल काइनेटिक्स, ये जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स मोस्टली रिलेटेड होता है रिएक्शन से। और अगर हम ओनली काइनेटिक्स की बात करें तो काइनेटिक्स एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। किसी भी सब्सटेंस के कंसंट्रेशन में जो चेंजिंग आता है उस चीज़ को हम काइनेटिक्स कहते हैं। अगर काइनेटिक्स की मीनिंग सिंटेक्स बुक बोर्ड के ओल्ड बुक के मुताबिक देखे जाए तो उसमें ये लिखा हुआ है कि काइनेटिक्स की मीनिंग होता है मूविंग। ओके, यहाँ पर हम बात कर रहे थे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की। तो वो सब्सटेंस की जो चेंज आएगी कंसंट्रेशन में वो रिएक्टेंट में आएगा या प्रोडक्ट में चेंज आएगा। हमेशा याद रखिएगा कि रिएक्टेंट्स हमेशा डिक्रीज होंगे ड्यूरिंग रिएक्शन एंड साइमल्टेनियसली टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। एक ये चीज़, दरअसल इसी चीज़ को हम चेंज इन कंसंट्रेशन कहते हैं और इस चीज़ को काइनेटिक्स कहते हैं। ओके, हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन की। तो हमें पता है केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ये केमिकल रिएक्शंस को डील करती है, उसके उसके मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म, किसी भी रिएक्शन का क्या मैकेनिज्म होता है, क्या तरीकेकार होता है, उस चीज़ को बयान करती है केमिकल काइनेटिक्स। एंड फैक्टर इन्फ्लुएंस ऑन केमिकल रिएक्शन, जो फैक्टर्स होते हैं अफेक्ट करते हैं किसी भी रिएक्शंस को, तो उस चीज़ को भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ये चीज़ हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स का पहला टॉपिक ये है कि रेट ऑफ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का क्या रेट होता है उस चीज़ को हम यहाँ पर करेंगे। रेट रेट की मीनिंग होता है टाइमिंग। ओके, जो टाइमिंग से रिलेटेड है उसे हम रेट कहेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन टाइटल है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन। किसी रिएक्शन की जो टाइमिंग होता है उसकी क्या स्पीड है, उसको किस तरीके से हम उसकी मेजरिंग है, उस चीज़ को हम रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन के लिए याद रखिएगा कि ये नॉन यूनिफॉर्म होते हैं, कभी भी यकसा नहीं होंगे, कभी इंक्रीज होंगे तो कभी डिक्रीज होंगे। ये चीज़, डिक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन में डिक्रीज आ जाएगा। साइमल्टेनियसली इंक्रीज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसी टाइम क्या होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो रिएक्टेंट डिक्रीज होंगे एंड प्रोडक्ट इंक्रीज होना शुरू करेंगे ग्रेजुअली। इसी चीज़ को मैथमेटिकली देखें, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल होता है चेंज इन कंसंट्रेशन पर टाइम। टाइम का भी रोल होता है तो इसलिए पर टाइम आ गया। यहाँ पर ये जो आपको एक सिंबल एक्सप्रेस किया गया है, इस चीज़ को हम कहते हैं डेल्टा, और डेल्टा की मीनिंग होता है चेंज, किसी भी चीज़ में चेंज आ जाना। मोस्टली कंसंट्रेशन से रिलेटेड है ये वर्ड। और एक्स यहाँ पर कंसंट्रेशन है सब्सटेंस की, टी टाइमिंग है। और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल क्यूब पर सेकेंड। और अगर इनिशियली क्या होगा, इनिशियली क्या होता है कि इनिशियली रेट ऑफ रिएक्शन जीरो होता है। डायग्रामिकली देखें तो पहले हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की ज़्यादा है और हमें ज़ीरो टाइम पर प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास ज़ीरो ही है। जैसे टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे टाइम गुजरेगा तो रिएक्टेंट क्या होना शुरू करेंगे, डिक्रीज होना शुरू करेंगे एंड उसी टाइम साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट इंक्रीज होना शुरू करेंगे। और उसके बाद हमें रिजल्ट में क्या मिला कि प्रोडक्ट हमें समथिंग मिल गई और रिएक्टेंट जो हमें कंसंट्रेशन ज़्यादा थी पहले, उसके बाद रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। याद रखिएगा डिक्रीज होगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी डिक्रीज होती जाएगी एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी। ये चीज़, इस चीज़ को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद हम बात करेंगे
रेट लॉ एंड उसके एक्सप्रेशन की। ओके, हमारा टाइटल है रेट लॉ एंड एक्सप्रेशन। रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन विद ईच टर्म रेज्ड टू सम पावर। यहाँ पर कह रहा है कि जो रिएक्शन की कंसंट्रेशन जो के टर्म्स होते हैं या फिर कोएफिशिएंट होते हैं वो कुछ सम पावर बन जाए तो हम उस चीज़ को रेट लॉ कहते हैं। अगर एक जनरल इक्वेशन से समझें तो किस तरीके से लिख सकते हैं रेट लॉ को। रेट लॉ इक्वल्स टू के एंड इसको हम लार्ज ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। ये जो ए एंड बी है यहाँ पर कंसंट्रेशन है और एक्स एंड वाई यहाँ पर पावर एज अ शो होते हैं एज अ पावर। इस चीज़ को हम रेट लॉ कहते हैं। रेट लॉ की एक्सप्रेशन है। के क्या है यहाँ पर? के यहाँ पर कंसीडर किया जाता है कांस्टेंट, कभी भी चेंज नहीं होगा और इस चीज़ का नाम है रेट कांस्टेंट। रेट क्यों? क्योंकि रेट लॉ टाइमिंग से रिलेटेड है इसलिए हम इसे रेट कांस्टेंट कहते हैं। अगर रेट कांस्टेंट इट मीन्स रेट लॉ इक्वल टू 1 के यूनिटी है तो हम रेट इक्वल उसके बाद रेट इक्वल होगा के ओनली के रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। ओके, ये था रेट लॉ एंड उसके एक्सप्रेशन। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इट्स डिटर्मिनेशन। उसको किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं उस चीज़ को हम यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सम ऑफ ऑल एक्सपोनेंट, जितने भी एक्सपोनेंट हैं, एक्सपोनेंट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं इन्वॉल्व जो कि रेट लॉ में इन्वॉल्व हैं, प्रेजेंट हैं, उस चीज़ का क्या सम लें तो उस चीज़ को हम कुल मिला के बात करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन किया जाता है। कभी भी हम किसी भी इक्वेशन को देखकर ये नहीं बता पाएंगे कि इसमें कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा या किस तरीके से मेजर किया जाए। हमारे पास ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया कि देखा तो यहाँ पर सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है। ओके, एंड फोर्थ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिटरमाइंड बाय द मेथड ऑफ इनिशियल रेट मेथड को इस्तेमाल करके हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। तो जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता। मोस्टली ये टेक प्लेस होता है मेटल की सरफेस पर। एंड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर सेकेंड। ऑल फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ और हमें पता है क्लोरीन मोस्टली जो रिएक्शन परफॉर्म करता है वो लाइट की मौजूदगी में करती है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट की मौजूदगी में करता है। और एक मेन पॉइंट ये कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में याद रखिएगा, रेट ऑफ रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट होता है वो मोस्टली सिमिलर होता है। ओके, एक ये चीज़। अगर हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के ग्राफ की बात करें तो उसके ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि वो जो पैरेलल बन जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट। अगर किसी भी रिएक्टेंट का एक मॉलिक्यूल हो तो उसके साथ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट रिलेशन रखता है। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसको अगर रेट लॉ में एक्सप्रेस करें तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के लार्ज ब्रैकेट में उसकी कंसंट्रेशन रखेंगे। इसका यूनिट होता है ओनली पर सेकेंड। ओके, ये एमसीक्यू है। फॉर एग्जांपल
कि हमारे पास यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल तो नहीं लिखा, अगर हम उसके एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास कंसंट्रेशन ए हो और उनका प्रोडक्ट का अगर हम सम लें तो वो इक्वल हो किसी भी एक के, वन के, तो हम उसको फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे। नाउ सेकंड ऑर्डर ऑब्जेक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम उसको आज सम लें तो वो इक्वल हो दो के, तो इसको हम सेकंड ऑर्डर ऑब्जेक्शन कहेंगे। इसी तरीके से सिमिलरली थर्ड ऑर्डर ऑब्जेक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, और उसका सम कितना है 3 आए, तो उसको हम थर्ड ऑर्डर ऑब्जेक्शन कहते हैं। ये हो गए ऑर्डर ऑब्जेक्शन। उसके बाद हम आगे बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन से फैक्टर होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट करते हैं, उनको इंक्रीज करते हैं या फिर उनको डिक्रीज करते हैं, वो चीज़ हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट हम बात करेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट की। जी, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, हमें पता है कि डिफरेंट रिएक्टेंट्स डिफरेंट रेट्स पर चेंज होते रहते हैं। इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ द बॉन्डिंग एंड फिजिकल स्टेट। वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग में डिपेंड करते हैं और उसकी फिजिकल नेचर पर भी डिपेंड करते हैं। ठीक, अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम रेपेडली ऑक्सीडाइज होता है एज कंपेयर टू आयरन के, इसमें एयर में। एयर में क्या होगा कि सोडियम रेपेडली ऑक्सीडाइज होगा एज कंपेयर टू आयरन के। तो ये सोडियम की नेचर हो गई। और वही अगर हम सोडियम को कैल्शियम एलिमेंट से कंपेयर करें वाटर में, तो सोडियम वहाँ पर भी क्या रिएक्ट करेगा, हाईली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और जो ऑक्सीडाइज ज़्यादा होते हैं, हम हाईली ऑक्सीडाइज होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन लॉस करने की एबिलिटी रखते हैं, तो हम उसको मेटल कहते हैं। और सोडियम इज अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज इट हैज़ एबिलिटी टू लॉस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल। ओके, ये सोडियम और आयरन एंड आल्सो कैल्शियम की नेचर हो गई। आयनिक बॉन्ड हाईली मतलब के फर्स्टली और क्विकली रिएक्ट करते हैं एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड की। ओके, ये हो गया नेचर ऑफ रिएक्टेंट। देन सरफेस एरिया, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है सरफेस एरिया पर। अगर सरफेस एरिया, हम किसी भी रिएक्टेंट का सरफेस एरिया बढ़ा लें तो वो रिएक्शन क्विकली रिएक्ट हो जाएगा। और अगर और rate of reaction is directly proportional to the surface area. surface area से rate of reaction direct relation रखता है। greater area then the greater rate of reaction. greater area कब बनेगा, जब वो कोई भी सब्सटेंस पाउडर फॉर्म में होगा। देन चॉन्क में रिएक्शन तो होगा मगर एज कम्पेयर टू पाउडर के थोड़ा स्लो होगा। ओके, इस डायग्राम पर हम सरफेस एरिया को डिस्कस करेंगे। ये पाउडर फॉर्म में सब्सटेंस है या फिर रिएक्टेंट भी हम इसको कह सकते हैं। और ये भी रिएक्टेंट है, एक ही किस्म की रिएक्टेंट है जो कि चंक फॉर्म है। तो इसमें क्या होगा, ये जो पाउडर लाइक स्ट्रक्चर है ये हाईली क्विकली रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू इस सब्सटेंस के। ओके, इसी चीज़ को यहाँ पर केमिंग को भी एक्सप्रेस किया गया है। ओके, मतलब कहने का मतलब ये कि रेट ऑफ रिएक्शन सरफेस एरिया पर भी डिपेंड करता है जो कि डायरेक्ट रिलेशन रखता है। ओके, और एग्जांपल के तौर पर हम इसको समझें, एक पाउडर लाइक स्ट्रक्चर जिंक लेते हैं एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं जो कि डाइल्यूट इन फॉर्म में है। तो क्या होगा, जो जहाँ पर जिंक है वो हाईली रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू HCl से। रेडिएशंस आल्सो अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन पर। मोस्टली जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो रेडिएशन से अफेक्ट होते हैं। लाइट हमें क्या प्रोवाइड करता है, लाइट हमें एक एप्रोप्रिएट एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी बॉन्ड को ब्रेकिंग के लिए। ओके, अगर
इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा. इट मीन्स द इंटेंसिटी ऑफ लाइट is directly proportional to the rate of reaction. Photon also provides energy, it's also known as activation energy. What is activation energy? Activation energy को हम इसी वीडियो में आगे चल के डिस्कस करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन से क्या रिलेशन है, वो चीज़ हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. ओके, फैक्टर्स. आगे हम बात करेंगे टेम्परेचर की. अब हम बात करेंगे टेम्परेचर. Chemical reactions depend also temperature. Rate of reaction भी टेम्परेचर पर डिपेंड करता है क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी. अब हम यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन होता है रिएक्शन के साथ. क्यों? अगर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो कोलाइड हाईली तौर पर करेंगे. अगर कोलाइड वो ज़्यादा करेंगे तो वो जल्द से जल्द प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे. अगर वो काइनेटिक एनर्जी उनकी मॉलिक्यूल्स की कब इंक्रीज होगी, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्ट रिलेशन टू द काइनेटिक एनर्जी. इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है टेम्परेचर पर. केमिकल रिएक्शन डबल हो जाता है जब किसी भी टेम्परेचर को 10 सेंटीग्रेड इंक्रीज करते हैं. इट मीन्स जब 10 सेंटीग्रेड टेम्परेचर बन जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाएगा. दिस इज एमसीक्यूज. तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था अबाउट टेम्परेचर जो कि रिलेशन रखता था रेट ऑफ रिएक्शन से. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. जी, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है. अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. अगर रेट ऑफ रिएक्शन क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर कंसंट्रेशन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट हमें बहुत ज़्यादा मिलेगी. रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant. Okay, ये चीज. Catalysts also affect the rate of reaction. ये एक सब्सटेंस होते हैं जो चेंज करते हैं, अल्टर्स करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को विदाउट बीइंग कंज्यूम. अपने आप को ख़त्म किए बगैर किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं. उस चीज़ को हम दरअसल कहते हैं कैटालिसिस. ओके, जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोकैटालिस्ट होते हैं. ओके, कैटालिस्ट दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं. एक होमोजीनियस कैटालिसिस और दूसरा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस. होमोजीनियस कैटालिसिस की अगर बात करें तो उनमें इंक्लूडेड हैं acid and base is the homogeneous catalysis and also autocatalysts जो के होते हैं वो भी homocatalysis होते हैं. अब autocatalysts क्या होते हैं, जो किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनती है वो प्रोडक्ट ही अपने रिएक्शन को रोक दें या फिर अपने रिएक्शन को स्पीड अप करें तो हम उस चीज़ को कहेंगे ऑटोकैटालिस्ट. ओके, हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट की अगर हम बात करें, हेट्रोकैटालिस्ट की बात करें तो इसमें इंक्लूड में एंजाइम जो कि बायोकैटालिस्ट हैं. ओके, ये बायोलॉजी में रोल पेश करते हैं, ह्यूमन बॉडी में किसी भी लिविंग थिंग में. तो एंजाइम्स का रोल ये होता है कि किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड. ऑटोकैटालिस्ट पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं. जब रिएक्शन को कोई भी कैटालिस्ट इंक्रीज करता है तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव कैटालिसिस. एंड अगर वही रिएक्शन किसी भी कैटालिस्ट से डिक्रीज होता है तो हम उस कैटालिसिस को कहते हैं नेगेटिव कैटालिसिस. आई होप यहाँ पर बात क्लियर हो गई होगी. उसके बाद हम बात करेंगे को जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी
ये एक किस्म की एनर्जी होती है जिसको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि ये मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देता है, मॉलिक्यूल को एनर्जेटिक कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी को E से डिनोटेट करते हैं, एक्सप्रेस्ड करते हैं। ये होता क्या है, मिनिमम amount of energy required to convert reactant molecule into activated complex then product। ओके, इसका मतलब ये कि ये एक मिनिमम अमाउंट होता है जो हमें रिक्वायर्ड होता है किसी भी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो पहले एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। इसको अगर हम इस चीज़ पर हम समझें तो ये एक किस्म का रिएक्टेंट है, ठीक है। पहले ये जो रिएक्टेंट्स आपस में इसको हम एक्टिवेट एनर्जी देंगे, तो पहले उनका ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, जिसका ट्रांजिशन स्टेट बन जाएगी। उसके बाद दरअसल ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले उसकी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर अराइज ये हो रहा है कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है। ओके, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच वाला, दरमियाना, ठीक, एक स्टेट होती है। ये अनस्टेबल शॉर्ट लिव्ड है, इसकी टाइमिंग होती है 10⁻⁻10 सेकंड, बहुत ही कम टाइम है। नीदर ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, ये रिएक्टेंट भी नहीं होते एंड प्रोडक्ट भी नहीं होते। ये एक बीच वाला एक मतलब इसकी एक किस्म की मिक्सचर बन जाते हैं। हम इसको ना तो रिएक्टेंट कहेंगे, ना ही इसको हम प्रोडक्ट कहेंगे, मगर इनमें हाईली एनर्जी मिलती है। ये विदिन 10⁻10 सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। इट कैंट बी आइसोलेटेड। हम इसको ट्रांजिशन स्टेट में जब पहुंच जाएगा तो हम इसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे, आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। इस एक्टिवेशन एनर्जी की क्या कंडीशंस होती हैं, उस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स में होंगे। जब मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होंगे तो वो आपस में कोलाइड करना शुरू करेंगे। जब वो कोलाइड करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी और वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो जब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है तो मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, स्लो डाउन हो जाएंगे। एक ऐसी स्टेज आएगी जहाँ पर मॉलिक्यूल स्टॉप हो जाएंगे। इफ पोटेंशियल एनर्जी इज लेस, अगर मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई तो वो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बाउंस बैक हो जाएंगे, आपस में स्ट्राइक करने के बाद वापस लौट जाएंगे। मतलब कि उनमें से कोई भी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होगा एंड फास्ट होगा, डिपेंड करता है एक्टिवेशन एनर्जी पर। अब स्लो कब होगा, फास्ट कब होगा, उस पर हम बात करेंगे। जब एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन की डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएगा। और अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करें किसी भी रिएक्शन की तो वो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। दरअसल इस चीज़ को हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम अपने लेक्चर को वाइंड अप कर रहे हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह के अमान में। थैंक यू वेरी मच।